नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फोर्ट्रेस स्टॉक्स। यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स का डीप एनालिसिस करते हैं जिस तरह का एनालिसिस आपको शायद और कहीं पे नहीं मिलेगा। इसे हम एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के आधार पे करते हैं जिसे मैं कहता हूँ फोर्ट्रेस। एफ का अर्थ है फाउंडेशन, जहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिफाइन करते हैं। ओ का अर्थ है ऑनर, जहाँ पर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात करते हैं। आर का अर्थ है रेवेन्यू, जहाँ पर हम कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। टी का अर्थ है ट्रेजरी, जहाँ पर हम कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। आर का अर्थ है रिटर्न, जहाँ पर हम कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न रेशियो को डिस्कस करते हैं। ई का अर्थ है इकोनॉमिक, अर्थात हम कंपनी के वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। एस का अर्थ है सिनारियोज, जहां पर हम कंपनी की फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करते हैं बुल्स पे और बियर सिनारियो बना करके। और एस का अर्थ है सेंटीमेंट्स, जहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि एज ऑफ नाउ कंपनी को लेकर के सेंटीमेंट्स कैसे हैं। तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है रैमसन्स लिमिटेड। रैमसन्स लिमिटेड एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है। मार्केट कैप लगभग 400 करोड़ के आसपास है और इसका मेन काम है कंट्रोल केबल्स, गियर शिफ्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का फाउंडेशन क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये करती क्या है। जैसा मैंने बताया, कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1971 में। एक्चुअली 1971 में कंपनी एक केबल कंपनी की तरह स्टैब्लिश हुई थी और लेटर इसने एक ऑटो एंसिलरी के रूप में अपना काम शुरू किया। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 395 करोड़ है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं वो 7 लोकेशंस में हैं, गुड़गांव, पुणे, शिरवाल, पारडी, साउरपोर्ट और रेडिच, जो कि दोनों यूके में हैं। कंपनी का एक्सपोर्ट से लगभग 30% रेवेन्यू आता है और इंडिया के अंदर कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है जो सब तरह के ऑटोज में काम आते हैं, कार्स में काम आते हैं। जैसे कंट्रोल केबल्स। कंट्रोल केबल्स क्या होती हैं? कंट्रोल केबल्स आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी मैकेनिज्म अगर कार में देखें, जैसे आप माना क्लच दबा रहे हैं या ब्रेक दबा रहे हैं या कुछ और चीज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल केबल के थ्रू कनेक्टेड होती हैं अदर पार्ट से। इसलिए कंट्रोल केबल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी कार, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर एटसेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये कंपनी बनाती है कंट्रोल केबल्स, फ्लेक्सिबल शाफ्ट्स, गियर शिफ्ट सिस्टम्स, पुश और पुल केबल्स, पार्किंग ब्रेक मैकेनिज्म, विंचेस, पैडल बॉक्सेस, जैक किट्स, ये सब आप समझते हैं अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हैं। इसके अलावा कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे रिव्यू कैमरा, साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, इंफोमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर। इसमें भी कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई किया है। और साथ ही कंपनी लाइटिंग में भी काम कर रही है, जैसे हेड लैम्प्स, टेल लैम्प, सिग्नल लैम्प्स, इंटीरियर लाइटिंग, एक्टिव स्पॉयलर्स। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो कंपनी का पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्स नज़र आता है। कंपनी मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी बना रही है, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी बना रही है, कंपनी लाइटिंग पे भी काम कर रही है। तो एक एक बहुत डाइवर्स तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का नज़र आ रहा है। इसका अर्थ है कि किसी एक चीज़ पे कंपनी डिपेंडेंट नहीं है और बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चल रही है, जो कि एक मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। थोड़ा बड़ी कंपनीज को लें, जैसे मिंडा है, तो मिंडा भी इसी तरीके से काम करती है, जो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो उसका। या सुप्राजीत है, कुछ कुछ आप समझ सकते हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट, तो ये भी एक बड़ा पोर्टफोलियो रखती है। तो इस तरह से रैमसन इंडस्ट्रीज भी एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखे हुई है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो मैकेनिकल पार्ट से, जैसे कंट्रोल केबल्स है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट्स है, ये सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इससे कंपनी का 70% रेवेन्यू आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से 20% रेवेन्यू आता है और 10% रेवेन्यू कंपनी का लाइटिंग वाले पार्ट से आता है। कंपनी के मोट को डिस्कस करें कि क्या कंपनी का कोई मोट है, कोई पर्टिकुलर नीश है, तो कंपनी के लॉन्ग स्टैंडिंग ओईएम रिलेशनशिप्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपनी मेंटेन करती है अपने रिलेशंस ओईएम्स के साथ। प्रोप्राइटरी डिज़ाइंस हैं कंपनी के पास
वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है और बहुत सारे एक्विजिशन करती रहती है कंपनी, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी इन्हें मिलती रहती है। आगे हम देखेंगे, इसके एक्विजिशंस के बारे में भी बात करेंगे। और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस कंपनी के पास हैं, जैसे IATF 16949। कंपनी का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो है कि इस तरह के मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी बनाती है जो कि फ्यूल एग्नोस्टिक है, मतलब किसी भी तरीके का फ्यूल यूज हो, कंपनी के ये वाले कंपोनेंट तो यूज होने ही हैं। या फिर ईवी एग्नोस्टिक भी आप इन्हें कह सकते हैं। भाई अब जैसे कंट्रोल केबल है, तो कंट्रोल केबल ऐसा तो है नहीं कि केवल जो है पेट्रोल और डीजल व्हीकल में लगेंगे, ये तो ईवी व्हीकल में भी लगेंगे। तो कंपनी के सॉल्यूशंस पर ईवी ट्रांजिशन का और इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन हाउस R&D डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास, हाई वैल्यू प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि रेमसन इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो किस तरीके का है। एक डाइवर्स बिजनेस है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है, हॉरिजॉन्टली कंपनी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है और मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी जगह कंपनी की है। आगे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी डिफरेंट तरह के एक्विजिशंस करके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ाती रहती है और न्यू टेक्नोलॉजी को एक्वायर करती रहती है। तो जो लाइटिंग वाला पार्ट कंपनी करती है, जो हेड लैम्प्स हैं, टेल लैम्प्स हैं, एक्सेट्रा है, वो कंपनी ने एक BEE लाइटिंग यूके की कंपनी है उसे एक्वायर किया था और उसके थ्रू लाइटिंग सॉल्यूशंस कंपनी दे रही है। इसी तरह से कंपनी ने हाल ही में एक एस्ट्रो मोटर्स करके कंपनी है उससे एक्वायर किया और उसके एक्विजिशन से कंपनी ने एंटर किया जो EV 3 व्हीलर्स हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल एरिया हो सकता है कंपनी के ग्रोथ को लेकर के। जिस तरह का EV रिवॉल्यूशन या जिस तरह का EV पे जोर भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा यूनी ऑटोमेशन को इसने एक्वायर किया था, सेनोरस को सॉरी इन्होंने एक्वायर किया था। और इस सेनोरस को इन्होंने जब एक्वायर किया था, सॉरी यूनी ऑटोमेशन को इन्होंने एक्वायर किया था सेंसर्स के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो ये बनाती थी। तो इस तरीके से इसमें भी डाइवर्स कंपनी हो गई। डाइची के साथ कंपनी की ऑलरेडी पार्टनरशिप है। डाइची एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने इसका नाम सुना होगा, जो कि इंफोमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप की हुई है, जीवीस की हुई है। एयरकॉम ग्रुप स्विट्जरलैंड के साथ कंपनी टायर मोबिलिटी किट ये बना रही है। तो अगर आप देखें तो अलग अलग तरह की कंपनीज को एक्वायर करके, उनके संग पार्टनरशिप करके, उनके संग जॉइंट वेंचर करके कंपनी बहुत सारे एरियाज में एंटर कर चुकी है और अब कंपनी को अपने इस इन डिफरेंट एरियाज को स्केल अप करना है। तो मोट एनालिसिस एक बार देखें कम्पिटिटिव पोजीशनिंग कंपनी की, तो अगर कंट्रोल केबल और गियर शिफ्टर देखें तो और कंपनीज भी बना रही हैं। तो मॉडरेट सा मोट है, कोई बहुत बड़ा मोट नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल यही बना सकती है। हालांकि कुछ प्रोप्राइटरी डिजाइन्स हैं कंपनी के पास, लॉन्ग टर्म OEM कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ बैरियर टू एंट्री है, कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन या R&D में जिस तरह का काम कंपनी कर रही है उसके पर्सपेक्टिव से। तो बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, डाइवर्स नज़र आता है। मुझे लगता है इसमें इसको 9 मार्क्स देने चाहिए। मोट कंपनी का इतना ज़्यादा नहीं है तो इसमें मैंने इसे केवल 6 मार्क्स दिए हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा टैम है, इसमें मैंने इसे 8 मार्क्स दिए हैं। कम्पिटिटिव पोजीशनिंग कंपनी की देखें तो इसमें मैंने इसे 7 मार्क्स दिए हैं, क्योंकि और कंपनीज भी इसके कॉम्पिटिटर हैं या अलग अलग जो कंपोनेंट बनाती है वो डिफरेंट कंपनीज उसमें काम कर रही हैं। और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन अगर देखें कंपनी का तो उसे 8 मार्क्स दिए हैं। ओवरऑल मार्किंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फाउंडेशन के ऊपर। कुछ की ऑर्डर्स की बात करें कंपनी के, तो स्टेलांटिस करके जो US की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, इससे इन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है 300 करोड़ का। सोचिए कंपनी का मार्केट कैप है 395 करोड़ का और उसे वर्क ऑर्डर ही मिल गया है 300 करोड़ का। हालांकि 300 करोड़ का वर्क ऑर्डर 7 साल के ड्यूरेशन का है कंट्रोल केबल्स का। इसी तरीके से कमर्शियल व्हीकल OEM से इनको 60 करोड़ का ऑर्डर मिला है गियर शिफ्टर्स का, जो कि 5 साल के लिए है। आपको पता है कि कमर्शियल व्हीकल लगातार इसकी एक बहुत अच्छी अप साइकिल चल रही है और मेनली जो कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनीज हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं। तो कमर्शियल व्हीकल को सप्लाई करने वाले जो कंपनीज होंगी उनका भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। तो ये है कंपनी के फाउंडेशन के बारे में।
अब हम बात करते हैं कंपनी की ओनरशिप के बारे में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखें तो प्रमोटर के पास 66.24% की हिस्सेदारी है। DII इतनी छोटी कंपनी है फिर भी इसमें 1.13% होल्ड रखते हैं। FII कंपनी में 3.39% होल्ड रखते हैं और रिटेल के पास 29.25% हिस्सेदारी है। तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। FII ने थोड़ा बहुत इंक्रीज की है अपनी होल्डिंग 2.93 से 3.39। रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग 30% के आसपास है, कोई प्लेजिंग नहीं है। इक्विटी डाइल्यूशन अगर हम देखें, मैं आपको पता है कि एनालिसिस में ये देखता हूं कि कंपनी कहीं इक्विटी को तो डाइल्यूट नहीं कर रही है, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन शेयर होल्डर की वैल्यू को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो इक्विटी डाइल्यूशन अगर मैं देखूं तो कंपनी ने 2 साल में लगभग 16.7% डाइल्यूशन किया है। 6 करोड़ से 7 करोड़ इक्विटी कैपिटल हो गई है, लेकिन ये डाइल्यूशन जस्टिफाइड है क्योंकि कंपनी ने कोई डेट बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। तो इस डाइल्यूशन के जरिए कंपनी ने वेरियस तरह के जो एक्विजिशंस हैं और ग्रोथ है उसको फ्यूल किया है। मैनेजमेंट की बात करें तो कृष्णा केजरीवाल इसके चेयरमैन और MD हैं। इनको 40 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में। राहुल केजरीवाल इनके होल टाइम डायरेक्टर हैं, थर्ड जनरेशनल एंटरप्रेन्योर हैं, 20% ईयर का एक्सपीरियंस इन्हें है। अमित श्रीवास्तव कंपनी के CEO हैं, 30+ ईयर्स से काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स देख लें कि कंपनी इस मामले में क्या कर रही है। तो IATF सर्टिफाइड है, इकरा ने इसको रेटिंग दी है BBB+ और A3+ 2025 में, विच इज़ ए गुड थिंग। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टर कम्युनिकेशन कंपनी करती रहती है। इनकी आप लगातार BSE फाइलिंग को देखें तो वहाँ पे इनकी PPTs पढ़ सकते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ सकते हैं, क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स और प्रेजेंटेशंस कंपनी रखती है। सो अगर ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रमोटर्स की क्रेडिबिलिटी अच्छी नज़र आती है, 8 मार्क्स। शेयर होल्डर स्टेबिलिटी 7 मार्क्स मैंने दिए हैं बिकॉज थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस अभी कम है क्योंकि छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप है। मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है अभी तक, 8 मार्क्स मैंने दिए हैं। और गवर्नेंस क्वालिटीज की अगेन ठीक ठाक रही है, इसे भी मैंने 8 मार्क्स दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड पहले आप यहाँ पे देखें। FY23 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 303 करोड़। FY24 में लगभग स्टेबल रहा 312 करोड़। FY25 में ये बढ़ के हो गया 377 करोड़। और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर रेवेन्यू आप देखें वो हो गया है 424 करोड़। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी दिखा रही है पिछले 1-2 सालों से। और अगर स्पेसिफिकली Q2 FY26 की बात करें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, तो Q2 FY26 की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो था वो 115 करोड़ रहा था, जो कि 27% हायर था YOY बेसिस पे। एबिटा कंपनी का 13 करोड़ था, जो कि पिछले साल से 77% ग्रोथ थी। मार्जिन इसका 11.5% हो गया, तो मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी का एबिटा बढ़िया हो रहा है। और इसी तरह से पैट में कंपनी के 4 करोड़ था, जो कि पिछले साल से 29% ग्रोथ थी। आप देखेंगे एबिटा तो इनका 77% बढ़ा और पैट इनका कम बढ़ा। इसका रीजन क्या था? एबिटा और पैट के बीच में क्या होता है? टैक्स। तो कंपनी ने हायर टैक्स पे किया था, लगभग 38-39% के अनुसार, जो अगले कुछ 1-2 सालों में नॉर्मलाइज हो जाएगा और कंपनी का पैट तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए ये पैट कम हुआ, ये देख करके सरफेशियल एनालिसिस नहीं करना है, हमें और डीप में जाके पकड़ना है कि वास्तव में हुआ क्या है। ये परफॉर्मेंस मैंने आपको कंपनी की बताई। अगर आप ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, अच्छा, ट्रेडिंग 12 मंथ का ओवरऑल अगर देखें 424 करोड़, लगभग 35% इंक्रीज रेवेन्यू का। एबिटा कंपनी का 47 करोड़, एबिटा मार्जिन 11% और पैट जो 22 करोड़, काफ़ी अच्छा है। 23 से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़ चुका है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं कंपनी के? ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 420 करोड़ के ऑर्डर बुक्स कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कि अपने FY25 के रेवेन्यू से 1.4x है। स्टेरेंटिस का एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था, एक कमर्शियल व्हीकल OEMs का बड़ा ऑर्डर मिला था 60 करोड़ का। EV की तरफ कंपनी शिफ्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एस्ट्रो मोटर्स को इन्होंने एक्वायर किया है।
कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। ऑलरेडी कंपनी एक पुणे के प्लांट में लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया बन करके रेडी हो चुका है और होने वाला है। इसके अलावा कंपनी एनसीआर में प्लान कर रही है 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप करने के लिए। सो कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी काफ़ी एक्सपेंड कर रही है। रेवेन्यू क्वालिटी मैंने आपको बताई थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, लाइटिंग सभी में कंपनी है। कंपनी के कुछ ग्रीन फ्लैग्स देखें रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ कंपनी जा रही है और कंपनी के जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड नजर आते हैं। रेड फ्लैग्स थोड़ा सा देखें तो टीटीएम लेवल पे पैट का थोड़ा सा डिसेलरेशन हुआ है। मैंने आपको बताया उसका रीजन क्या था, हायर टैक्स का, इस वजह से। और कस्टमर कंसंट्रेशन एक ये इश्यू जरूर हो सकता है क्योंकि टॉप 5 कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी के 60% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेजरी अर्थात कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के एनालिसिस में। तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करें। करंट रेशियो कंपनी का 1.32 है, जो कि काफ़ी है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। कंपनी का क्विक रेशियो लेकिन थोड़ा सा कम है, 0.84। इसका कारण ये है कि कंपनी की इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। आपको पता है कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो क्या देखते हैं कि भाई आपकी जो एसेट हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो आपकी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए एसेट कितनी है आपके पास एक तरीके से। तो और अगर हम करंट रेशियो देखें उसमें ओवरऑल एसेट और लायबिलिटीज को देखते हैं और क्विक रेशियो में हम देखते हैं इन्वेंट्री वगैरह हटा करके जो एक्चुअल पैसा आपके पास है पड़ा हुआ, उससे आप कितनी लायबिलिटीज को कवर अप कर पा रहे हैं। तो क्विक रेशियो थोड़ा कम नजर आ रहा है इन्वेंट्रीज की वजह से, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। डेटर डेज कंपनी के 74 हैं, जो कि अच्छे हैं, इंडस्ट्री के जो नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही है। इन्वेंट्री डेज कंपनी के ज़्यादा हैं, देखिए 132। इसे कंपनी को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, 100 के अंदर लाने की ज़रूरत है। इन्वेंट्री डेज अभी ज़्यादा इसलिए भी हो सकते हैं और आगे भी, क्योंकि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, कंपनी को स्टैकअप करना पड़ता है अपने रॉ मटेरियल्स को, और जिनसे कंपनी जो है आगे ग्रोथ करने वाली है उन्हें। क्रेडिटर डेज कंपनी के 45 to 50 हैं, जो कि ओके हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी की 112 दिन की है, जिसे अगेन थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। तो की ऑब्जर्वेशंस मेरी ये हैं कि इन्वेंट्री हैवी मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग में ये मॉडल होता है तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकता, लेकिन 130 तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसे कम करने की आवश्यकता है। OEMs की अगर आप साइकिल को देखें, लगभग 60 से 90 दिन की पेमेंट साइकिल होती है, इसलिए थोड़ा सा डिले पेमेंट वगैरह में हो जाता है और इन्वेंट्री साइकिल थोड़ी लंबी हो जाती है। रिसीवेबल्स कंपनी के हाई नजर आ रहे हैं, 84 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं। सो इन्हें जो है कंपनी को ठीक करने की आवश्यकता है। अब बात करें कंपनी के डेट और लिक्विडिटी पोजीशन की। टोटल डेट कंपनी का है 97 करोड़। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.7x है, जो कि ऑटो एंसिलरीज के लिए एवरेज ही है, और कंपनीज का भी अगर आप देखें तो लगभग इसी तरीके का D/E रेशियो नजर आ रहा है, आता है। इंटरेस्ट कवरेज कंपनी की 4x है, तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट कवरेज है। इसका मतलब है कि कंपनी अपना जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसे इजीली कवर कर सकती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 33 करोड़ हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिटर्न्स की बात करें कि कंपनी ने अपने पैसे को कैसे डिप्लॉय किया हुआ है, तो रिसेंटली कैपेक्स कंपनी कर रही है, मैंने आपको बताया था, पुणे में, चाकन में और NCR में। तो 50 करोड़ इन्होंने एक्सपेंशन और एक्विजिशन पर खर्च किए हैं। फ्यूचर कैपेक्स ये 100 करोड़ का इन्होंने कमिट किया है 26 से 28 के बीच, और इस जो इन्वेस्टमेंट ये करेंगे उससे जो ROC कंपनी जनरेट कर सकती है वो लगभग 15 से 20% है। कैश फ्लो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी कंपनी के एनालिसिस में, देखें तो कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो लगभग 22 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब है कि CFO बाई पैट का अगर आप रेशियो देखें वो कंपनी को काफ़ी अच्छा नजर आएगा। आगे की स्लाइड में मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो इसको समराइज करें तो ग्रीन फ्लैग्स कंपनी के लो लीवरेज कंपनी है, CCC थोड़ा इंप्रूव हो रहा है अगर आप पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी है। रेड फ्लैग्स देखें तो डेट थोड़ा सा कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी कैपेक्स कर रही है। इन्वेंट्री डेज कंपनी के हाई है। रिटर्न रेशियो की बात करें कंपनी के तो ROC कंपनी का 14.4% है, इंडस्ट्री का ROC
मीडियन 15% है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन चूंकि कंपनी अपने कैपेक्स फेज में है इसलिए भी जो है ये थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। आरओई कंपनी का अगेन 12.2% है, इंडस्ट्री से थोड़ा सा कम। आरओए कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 5.4% है, जो इम्प्रूव हो रहा है। सीएफओ अपॉन पैट कंपनी का 1.3x है, इसका मतलब है जो कंपनी अर्निंग कर रही है वो कैश बैग्ड है, वो केवल पेपर प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। सो आरओसी और आरओई देखें तो कंपनी एवरेज आप मान सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं, और धीरे धीरे कंपनी की अर्निंग जैसे बढ़ेंगी और ये कैपेक्स जैसे जैसे कंपनी को डिलीवर करने लगेगा तो कंपनी के रिटर्न रेशियो इंप्रूव होने लगेंगे। और हमें उसी तरह की कंपनीज को पढ़ना है जिसके रिटर्न रेशियो अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब कंपनी के रिटर्न रेशियो बहुत खराब से अच्छे की तरफ जाते हैं, एवरेज से अच्छे की तरफ जाते हैं, तो हमारा रिटर्न मल्टीफोल्ड बनता है। तो क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स को एक बार समराइज करें तो कैश बैक रिटर्न है, सीएफओ पैट से ज़्यादा है। कंपनी के रिटर्न सस्टेनेबल नजर आते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल ओईएम टाइज हैं कंपनी के, जिससे कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स की तरफ देख रही है। स्केलेबल कंपनी है, इंक्रीमेंटल आरओसी कंपनी को मिलेगा, कैपेक्स कर रही है कंपनी और री इन्वेस्टमेंट कर रही है हाई आरओसी अपॉर्चुनिटी में एक्विजिशंस के थ्रू। एक पेयर कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी रैमसन थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है बाकी सबसे, लेकिन ये भविष्य में इम्प्रूव हो सकता है। एफिशिएंसी मैट्रिक्स कंपनी का देखें तो एसेट टर्नओवर कंपनी का 0.78x है, जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा कम है। एसेट टर्नओवर मैंने आपको बताया था कि जो एसेट कंपनी की है उस एसेट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है वो एसेट टर्नओवर दिखाता है। फिक्स टर्नओवर कंपनी का 1.8x है, जो कि डिसेंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर कंपनी का 3 to 4x है, लो है इंडस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि इन्वेंट्री कंपनी की ज़्यादा है, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था, इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के ज़्यादा हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी को मिल रहा है और धीरे धीरे कंपनी अपने मार्जिन को एक्सपेंड करते हुए जा रही है और ऑलरेडी कंपनी 11.5% के आसपास पहुंच गई है। की इनसाइट्स अगर देखें तो आरओसी आरओई कम है क्योंकि कंपनी का स्केल थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे कंपनी स्केल अप करेगी ये फैक्टर्स भी कंपनी के बेटर होते चले जाएंगे। मार्जिन टेरिटरी में कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है। इन्वेंट्री ड्रैग है जो कि इफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, और न्यू कैपेसिटी के साथ कंपनी को स्केल बेनिफिट मिलेगा जिससे कंपनी और अच्छा कर पाएगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं ई अर्थात इकोनॉमिक वैल्यू, जहां पे हम कंपनी का वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। सो कंपनी के मार्केट कैप था 395 करोड़। कंपनी का करंट पी इस हिसाब से आप देखें तो 23x नजर आता है, जो कि इनके एक साल के मीडियन पी जो कि 33x था उससे काफ़ी कम है। सो कंपनी अपने लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का पी बाई बी रेशियो देखें तो 2.85 नजर आ रहा है, एक फेयर वैल्यूएशन है। कंपनी का ईवी बाई एबिटा देखें तो 9.07 नजर आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे किस मैट्रिक को हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, मतलब पी बाई बी देखना चाहिए, पी बाई ई देखना चाहिए, ई बाई एबिटा देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? तो अगर आप ये समझें कि कंपनी ने डेट ज़्यादा लिया हुआ है और डेट ज़्यादा लिया हुआ है, साथ में कंपनी कैपेक्स भी कर रही है लगातार, तो एक तो कंपनी का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, दूसरा डेट ज़्यादा लिया तो इंटरेस्ट कंपोनेंट वगैरह ज़्यादा रहेंगे। तो कंपनी की जो रियल ग्रोथ है वो आपको पैट से पता नहीं, पी बाई ई से पता नहीं चलेगी वैल्यूएशन, आपको इसमें ईवी बाई एबिटा देखना पड़ेगा ताकि आप ये इंटरेस्ट कंपोनेंट और डिप्रिसिएशन कंपोनेंट इससे पहले देख सके कि कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ और उस ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन कैसा है। तो ईवी बाई एबिटा कंपनी का काफ़ी रीजनेबल नज़र आता है। पी बाई ई की रेंज जैसे मैंने हिस्टोरिकली भी आपको बताया था मीडियन 30s में रही है और इस समय अपने ऑलमोस्ट लोएस्ट वैल्यूएशन पे कंपनी नज़र आ रही है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर री रेट हो सकती है कंपनी, क्योंकि जो है ईवी टेलविंड्स भी हैं और ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी आफ्टर जीएसटी कट्स एंड गवर्नमेंट के पुश के बाद काफ़ी अच्छा कर रहा है। पीईजी रेशियो कंपनी का 0.52 है जो कि अट्रैक्टिव नज़र आता है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है रैमसन का सुप्राजीत मिंडा कॉप और कॉन्सबैक से, और सभी से कंपनी आप देखेंगे थोड़ी सी सस्ती नज़र आ रही है, चाहे पी बाई ई रेशियो आप देखें चाहे आप ईवी बाई एबिटा रेशियो देखें। इंट्रिंसिक वैल्यू असेसमेंट भी मैंने आपका किया हुआ है, अगर आप इसे देखें डीसीएफ बेसिस पर, रिलेटिव वैल्यूएशन पे और एसओटीपी। एसओटीपी क्या होता है? सम ऑफ द पार्ट्स। रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है? कंपनी के जो पीयर्स हैं उनको जितनी पी असाइन हो रही है उसके बेसिस पे हम एक जनरल वैल्यूएशन निकालते हैं, और डीसीएफ एनालिसिस आपको पता है फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे अगले कुछ सालों के लिए हम एक मॉडल बना के क्रिएट करते हैं। तो इसकी डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे मेथड से देखें तो कंपनी में अपसाइड नजर
नज़र आ रहा है अलग अलग तरीके का। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की समरी में बताऊं तो ग्रोथ पीयर से डिस्काउंट पे कंपनी नज़र आ रही है, इंडस्ट्री से फेयरली रिलेटिव वैल्यूएशन अच्छा है कंपनी का, अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। डिस्काउंट है कंपनी क्योंकि स्मॉल कंपनी है, जैसे जैसे बढ़ेगी तो कंपनी के रीरेट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। अब हम सिनारियोज की बात करें, एस में जहाँ पे हम बियर बेस और बुल के सिनारियो देखते हैं, तो कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी वो दी थी कि FY29 तक कंपनी अपना रेवेन्यू 900 करोड़ तक लेकर के जाने वाली है। तो उस बेसिस से मैंने FY27 का एक वैल्यूएशन सिनारियो खींचा है कि कंपनी का रेवेन्यू बियर केस में जो है कम हो जाएगा, 550 करोड़ ही रहे, एबिटा मार्जिन थोड़े रिड्यूस हो जाएं, पैट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, EPS आप निकाल सकते हैं। P/E मैंने कंपनी को दिया है 20x क्योंकि ये भी काफ़ी कम है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। इस हिसाब से कंपनी का जो शेयर का वैल्यू निकल के आता है वो है 157। बेस केस अगर हम रखें, कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक 600 करोड़, एबिटा मार्जिन 11%, पैट EPS आप निकाल सकते हैं और P/E रेशियो मैंने असाइन किया 25x। तो इस हिसाब से कंपनी का शेयर हो जाता है 257। और इसी तरह से बुल केस में मैंने कैलकुलेट किया है रेवेन्यू 650, एबिटा मार्जिन 13% और P असाइन किया है 30x और कंपनी का जो शेयर प्राइस हो सकता है वो हो सकता है 390 पर शेयर। और फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनकी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के हिसाब से जो ओवरऑल फेयर वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 237 पर शेयर फॉर FY27, जो कि काफ़ी अच्छी अपसाइड है इस कंपनी में। अब बात करें सेंटीमेंट्स की, तो हाल ही में जो सेंटीमेंट्स रहे हैं कंपनी को लेकर के, क्योंकि इनका Q2 का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मेजर ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, बट अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी 45% तक करेक्ट हो चुकी थी, अभी थोड़ा सा बढ़ रही है आगे। कंपनी में लो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडेबल है, छोटी कंपनी है। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3 महीने से। निफ्टी ऑटो को कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। लिक्विडिटी कंसर्न होते हैं छोटी कंपनीज के साथ, माइक्रो कंपनीज के साथ, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मैंने बताया ईयर टू डेट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, 2 वीक से काफ़ी लो कंपनी मिल रही है। एवरेज वॉल्यूम कंपनी का 95,000 शेयर्स के आसपास है, तो मॉडरेट तरह की लिक्विडिटी कंपनी में है। टेक्निकल रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो ओवर वैल्यूएशन का कंसर्न नहीं है, PE तो फेयर है। प्लेज और डाइल्यूशन का भी रिस्क नहीं नज़र आ रहा है। कैपेक्स जो कंपनी कर रही है उसके डिलेज हो सकते हैं, वो हमें एक देखना पड़ेगा। और लिक्विडिटी, क्योंकि माइक्रो कैप है तो लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी का भी रिस्क हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने सारे पैरामीटर्स पर इसे देखा कंपनी को। और ओवरऑल अगर इसका स्कोर कार्ड में देखूं तो मैंने फाउंडेशन में कंपनी को दी है 7.6, ऑनर्स में मैंने कंपनी को दी है ओनरशिप और मैनेजमेंट में 7.4, रेवेन्यू क्वालिटी में 7.8, कंपनी की बैलेंस शीट एनालिसिस के आधार पे 7.6, रिटर्न रेशियो के आधार पे 7.4, इकोनॉमिक वैल्यू के आधार पे 7.2 और सिनारियोज के हिसाब से 8 और सेंटीमेंट्स के हिसाब से 6.8। इसको वेटेज मैंने अलग अलग दिया है। सबसे ज़्यादा वेटेज रेवेन्यू का है, ट्रेजरी, रिटर्न और इकोनॉमिक वैल्यू इन सब का 15% है, रेवेन्यू का 20% है। और इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वेटेड स्कोर कंपनी का नजर आता है 7.53/10, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और अच्छी मॉडरेट ग्रोथ पोटेंशियल है। और कंपनी अगर अपने प्लान्स को ठीक से एग्जीक्यूट कर ले जाती है, 900 करोड़ का रेवेन्यू कर लेती है, तो एक बहुत अच्छा अपसाइड हमें इस कंपनी में नज़र आ सकता है। आशा है कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे एक नए एनालिसिस के साथ बहुत जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।